क्लाउज डबल ए सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 हमने पहले भी पढ़ रखा था, इसमें कुछ नहीं है। सिंपल अगर बाय द वे कोई एसोसिएशन है, क्लब है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, अगर वो सर्विस अपने मेंबर्स को देता है, ए को, बी को, सी को, डी को, ठीक है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स दोनों में कवर होगा। फॉर कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर कंसिडरेशन। अगर विदाउट कंसिडरेशन होता है ना तो नहीं। ये देखिए, एंड इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूएंट फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। मतलब अगर यहाँ कंसिडरेशन मिसिंग होता तो ये सप्लाई नहीं होता, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि शेड्यूल 1 जो है डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन वाले केसेस, वहां पर ये कवर नहीं है, ठीक है। अगर ए, बी, सी या डी अगर कुछ कंसिडरेशन नहीं पे करता है उस सर्विस के लिए तो वो सप्लाई नहीं होगा, ओके। वही जेई वाला केस था जहां पर कुछ क्लैरिफिकेशन दिए गए थे सीबीडीटी द्वारा। क्या कहा गया था कि जो भी इसके मेंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे कैश कॉल जिसे कहा गया, वो कंसिडरेशन नहीं होगा अगर जेबी किसी थर्ड पर्सन से क्या करता है, सर्विसेज हायर करता है, लेता है, मतलब जो भी, अगर कोई थर्ड पर्सन से। लेकिन अगर कोई ऑपरेटिंग मेंबर अपने ही सामान का इस्तेमाल करता है, खुद से सर्विस देता है, तो उस केस में फर्स्ट तो ये इसको सर्विस देगा और ये जो कैश कॉल लिए जा रहे हैं इनसे, ये कंसिडरेशन का माने जाएंगे और वहाँ भी सप्लाई होगा, ठीक है। ये क्लैरिफिकेशन लाया गया था जेवी के लिए, जॉइंट वेंचर जहाँ पे दो कंस्टिट्यूएंट, बाय द वे कंपनी ए, कंपनी बी, दोनों कंबाइन होकर के किसी सर्टेन प्रोडक्ट के लिए जेवी बनाती है, ठीक है, जॉइंट वेंचर, समझ गया। तो क्लाउज 7 सॉरी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लाउज डबल है, न्यूली इंसर्टेड है और इसका बस यही कहना था, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, मेंबर्स से कंसिडरेशन लिए जा रहे हैं, चाहे वो कैश हो मतलब नगद, डिफर्ड पेमेंट मतलब उधार में, या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन मतलब नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, ओके, समझिए। कहा गया दोनों को सेपरेट माना जाएगा, सेपरेट माना जाएगा मतलब सेम पर्सन नहीं माने जाएंगे, टू सेपरेट पर्सन and the supply of activity or transaction between them shall be deemed to take place from one such person to another, okay। ये वाइस वर्सा था, मतलब अगर ये जो एसोसिएशन है, क्लब है, अगर इसको ए सर्विस देता और उसके लिए ए कुछ कंसिडरेशन चार्ज करता तो उस केस में भी सप्लाई होगा। शर्त यह है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, और कंसिडरेशन मिसिंग है तो सप्लाई नहीं होगा। और ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज था, इसका मतलब होता है कहीं भी कुछ भी जो भी लिखा गया हो या जो भी कहा गया हो, ठीक है, ये सारी चीज़ों को ओवरराइड करेगा और आज से जो ये कहेगा वही सत्य होगा और इसकी बात को ही मानना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो था ऑफ संस्कृति सोसाइटी सप्लाई एयर कंडीशनर टू इट्स मेंबर
एट अ कंसेशनल रेंट। ठीक है। Our resident welfare association collect maintenance charge. Here both the aforesaid example, it shall be deemed that RWA and its member are two separate persons, and it shall be deemed that the supply has taken place from RWA to its member. कोई डाउट नहीं? ओके ठीक है। अब आया एक्टिविटी ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड और सप्लाई ऑफ सर्विस। जीएसटी के अंदर ये क्लियर कर दिया गया, कोई भी सप्लाई या तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। ठीक है, दोनों नहीं हो सकता। मतलब एक ही सप्लाई को आप सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकते। हाँ, आप सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस कॉन्जिक्यूटिवली कर सकते हैं। मतलब कि मिस्टर ए मिस्टर बी को एसी बेचता है और साथ ही साथ इंस्टॉलेशन सर्विस देता है। ये पॉसिबल है। ठीक है, इसे हम कंपोजिट सप्लाई कहेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइन था ना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, फर्स्ट पैरामीटर, तो यही बोथ। ठीक है, बट हम कभी भी किसी सप्लाई को, सिंगल सप्लाई को, एक सप्लाई को, सिंगल सप्लाई को या तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। ठीक है, देखिए वही प्रॉब्लम जो मैंने पहले आपको बताया था कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, वैट के रिजाइम में, वैट समझिए तो सर्विस टैक्स और वैट पहले थे, जीएसटी के आने के पहले टैक्सेस थे। वैट स्टेट के अंदर लगता था, ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे मान सकते हैं, और सर्विस टैक्स सर्विस पे था। ठीक, द रेस्टोरेंट यूज्ड टू चार्ज बोथ ऑन द वैल्यू ऑफ फूड सर्व्ड। ठीक है, अब रेस्टोरेंट में क्या है, आपको खाना सर्व किया जाता है, तो खाना हो गया गुड्स, और वैट लगता था गुड्स पे, और इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पे वैट लगता था, तो वैट वहाँ एप्लीकेबल था। उसके बाद आपने रेस्टोरेंट सर्विस दिया तो वहाँ पे सर्विस टैक्स भी एप्लीकेबल था। ठीक है, अब तो ये दोनों रहे नहीं, अब तो सिंगल टैक्स जीएसटी। तो जीएसटी में क्लियर करना बहुत जरूरी हो गया कि कौन सा सर्विस क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। दिस इज सो बिकॉज बोथ सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस वेयर इन्वॉल्व एंड देयरफॉर टैक्सेबल इवेंट अंडर बोथ स्टैट्यूट। टैक्सेबल इवेंट आपको पता है, वो ऐसा इवेंट जो ये कहे कि हाँ ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है, ये वो चीज़ है जिस पर टैक्स अब लगेगा। जैसे कि हमारे केस में, जीएसटी के केस में टैक्सेबल इवेंट होता है सप्लाई। ठीक है, अंडर बोथ द स्टैच्यू रिस्पेक्टिव वैट लॉ एंड सर्विस टैक्स लॉ, दोनों लॉ ट्रिगर हो रहे थे। ठीक है, इसीलिए जीएसटी में शेड्यूल 2 को इंसर्ट किया गया और बताया गया कि कौन सा सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स होगा और कौन सा सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। ठीक है, further para 6b of schedule 2 specifically provide that such composite supply shall be treated as supply of service। ठीक है, यही बताया गया कौन सा कंपोजिट सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, hence the entire value of invoice shall be treated as value of service and levied to GST। नहीं समझे हुआ क्या ना, जीएसटी में सप्लाई बाय रेस्टोरेंट कंपोजिट सप्लाई माना गया, मैंने वहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स भी है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी है। ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस और फूड। ठीक है, तो फूड सप्लाई ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस जो हुआ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब ये दोनों जब दो या दो से ज़्यादा सप्लाई इन कंजक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं तो या तो उन्हें कंपोजिट या मिक्स्ड सप्लाई कहा जाता है। अगर वो नेचुरली बंडल्ड है, मतलब कि नॉर्मल बिजनेस कोर्स में ऐसा ही होता है। ठीक है, अब रेस्टोरेंट जाइएगा तो खाना तो चाहिए ना,
क्या सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस लेने जाइएगा रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो वही कहा गया, इसे कंपोजिट सप्लाई कहा जाएगा। और पैरा 6 भी बोला कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स। आया समझ में। अब शेड्यूल 2 में आते हैं। शेड्यूल 2 में बताया गया एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड, बोला गया अगर गुड ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉरी गुड ट्रांसफर हो गया इस केस में, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड, अगर गुड का ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है तो उस केस में उसे कहा जाएगा सप्लाई ऑफ गुड। एग्जाम्पल के तौर पे शिवाजी सेल रेडीमेड गारमेंट टू इट्स कस्टमर, ठीक है। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल देयर, लेकिन अगर गुड ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसका यूजेस, राइट टू यूज, ठीक है, उसका यूजेस मतलब आपको बस ट्रांसफर किया जाता है सर्टेन पीरियड के लिए, सर्टेन टाइम के लिए कि आप इस सामान को यूज करिए और वापस कर दीजिए, फिर उस केस में उसे सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। इन शॉर्ट, अगर टाइटल ट्रांसफर नहीं होता है आपको, मतलब ऑनरशिप अगर आपको ट्रांसफर नहीं होता है, अगर उसका कंट्रोल सेलर के हाथ में है, सेलर कह ले या लेजर कह ले, अगर लेजर के हाथ में है, सेलर के हाथ में है, ठीक है, तो उस केस में आपको वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, ठीक है। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टेपुलेट दैट प्रॉपर्टी इन गुड सेल पास्ट एट फ्यूचर डेट। अब ये क्या है? फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज पढ़ा है आप लोगों ने? फाइनेंस लीज में क्या होता है ना, लीज के इन टर्म पे जो गुड होता है ना, वो लेजी का हो जाता है, टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, बट कब ट्रांसफर होता है? एट द एंड। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टेपुलेट दैट प्रॉपर्टी इन गुड माने टाइटल ऑनरशिप shall pass at a future date upon payment of full consideration। आया समझ में? फाइनेंस लीज में भी यही होता है, आपको गुड एट द एंड ट्रांसफर होता है जब आप सारे लीज पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्रुवा कैपिटल सप्लाइड गुड ऑन हायर परचेज बेसिस टू कस्टमर, ऑप्टिमा मैन्युफैक्चरर्स सप्लाइड ट्वाइस टू रिटेलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। यहाँ पे टाइटल ट्रांसफर जब गुड सप्लाई किया गया तब नहीं हुआ, ट्रांसफर तब होता है जब ये एक्सेप्ट कर लेगा रिटेलर कि गुड उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ध्रुव कैपिटल सप्लाई गुड्स ऑन हायर परचेज, हायर परचेज आप लोगों ने पढ़ा है। इस केस में लास्ट पेमेंट के बाद गुड आपको ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। तो उसी चीज को कहा गया और इसे क्या कहा जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। इन शॉर्ट इतना ही समझिए, अगर टाइटल ट्रांसफर हो गया तो वो सप्लाई ऑफ गुड कहलाएगा, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया तो वो सप्लाई ऑफ गुड कहलाएगा। लेकिन अगर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको वो गुड यूज के लिए दिया गया है और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड उस गुड को वापस जो भी सप्लायर है रिपोजेस कर लेगा, मतलब अपने कंट्रोल में वापस ले लेगा, तो उस केस में सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, ठीक। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो एनी लीज टेनेंसी लाइसेंस टू ऑक्युपाई लैंड, इसे क्या कहा जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा, ठीक है। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स होली और पार्टली, सप्लाई ऑफ सर्विस। सिंपल है,
टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, हाँ ये क्या है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस इसे कहा जाता है। आगे एक चैप्टर भी है आपको मिलेगा, जॉब वर्क। ठीक है, अ ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड, अगर दूसरे के सामान पर कुछ ट्रीटमेंट किया गया, कुछ प्रोसेस किया गया होता है। कई दफ़ा आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, मशीनरीज नहीं है, तो आप क्या करते हैं, गुड्स को उस पर्सन के पास भेजते हैं जिसके पास इक्विपमेंट मशीनरीज अवेलेबल है सर्टेन टास्क के लिए। ठीक है, और वो टास्क कंप्लीट होने के बाद वो आपको वापस भेज देता है। इस केस में जब आपने गुड्स को भेजा तो वहाँ भी टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो जॉब वर्कर था जिसने आपके गुड्स पे काम किया, ठीक है, उसने आपको क्या दिया, सर्विस, जॉब वर्क का सर्विस। आया समझ में, तो उसी को कहा गया सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। ठीक है, क्यों, यहाँ पे गुड्स तो इन्वॉल्व ही नहीं है, मैंने गुड्स है, प्रोसेस के अंडर में गुड्स है, जॉब वर्कर के पूरे जो प्रोसेस है उसमें गुड्स इन्वॉल्व है, लेकिन गुड्स तो यार गुड्स का ऑनर है, वो बस भेज रहे हैं कुछ सर्टेन वर्क के लिए। आप क्या कर रहे हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं। इस केस में टाइटल ऑफ गुड्स का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिंपल काम है आपका, तो इसे भी कहा गया सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, गुड forming part of business asset are transferred or disposed of by or under direction of person carrying on business so as no longer to form part of those asset। अब ट्रांसफर ऑफ एसेट ऑब्वियस सा बात है, बताने की क्या जरूरत था, टाइटल ट्रांसफर हो गया, गुड्स का काम कर दो, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, ये सिंपल सा चीज दिमाग में बैठा लीजिए, गुड्स के केस में अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, good held used for business are put to private use or are made available to any person for use। अब देखिए यूज आ गया, यहाँ टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा, बात खत्म, सप्लाई ऑफ सर्विस, ज़्यादा सोचना क्या है उसका, जब तक टाइटल ट्रांसफर ना हो गुड्स का, सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, good forming part of asset of any business carried on by a person who ceases to be taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be taxable person। अब ये क्या है, एक बार जब आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा ना, इसके बाद आप जब भी कभी भी भविष्य में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है आपका, ठीक है, कैंसिल होता है मतलब कैंसिल नहीं हुआ, या फिर आपने बिजनेस शट डाउन कर दिया तो आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा अपना। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, ठीक है, जो भी इनपुट्स कैपिटल गुड्स, ठीक है, हेल्ड इन स्टॉक होते हैं ना, इस पे आपको आईटीसी डिस्चार्ज करना पड़ता है, या तो मतलब जो आईटीसी है आपका इस पर वो आप रिवर्स करिए, या फिर बोला जाता है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से, इनपुट के केस में, कैपिटल गुड्स के केस में अलग से होता है, कैपिटल गुड्स में अलग कैलकुलेशन है, मार्केट वैल्यू पे जो टैक्स लगता है वो आप जमा करिए बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अगर इसमें बैलेंस नहीं है तो। ठीक है, समझिए, तो इस केस में आप क्या कहिएगा, अब ये तो बोला नहीं बट हमको मालूम होना चाहिए, ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, क्यों, ये समझे, टाइटल ट्रांसफर हो गया, जीएसटी के हिसाब से ट्रांसफर हो रहा है, उसको लग रहा है कि ठीक है, जैसे अरुण देखिए ट्रेडर था, वो वाइंडिंग अप किया अपना बिजनेस, एनी गुड लेफ्ट इन स्टॉक शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम, ऐसे कहा गया सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक, इन सिंपल टर्म यही है बस कि अगर आपने बिजनेस शट डाउन किया तो उस केस में जीएसटी एक्ट मानता है कि गुड्स बिजनेस से ट्रांसफर होकर आपको चला गया। ठीक है, बिजनेस से ट्रांसफर होकर आपको चला गया, और उस केस में वो सप्लाई मानता है और उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानता है, क्यों, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर हो रहा है।
ऐसा वो अज्यूम करता है टाइटल ट्रांसफर हो रहा है। एक्चुअल में क्या, अगर आप इंडिविजुअल, अगर कंपनी है तो समझ में आता है, कंपनी बंद हुई तो गुड्स या जो भी है, जो अपना उसके शेयर होल्डर या जो भी क्रिएटर है उनको जा रहा है। लेकिन इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन है, उस केस में बस यही अज्यूम करता है ये कि टाइटल ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, एक्सेप्शन क्या है, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। अगर आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, बंद नहीं किया, क्या किया, ट्रांसफर किया एज अ गोइंग कंसर्न, ये एग्जाम सप्लाई में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, समझे। अगर आपने एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर किया, इसका मतलब होता है कि कोई दूसरा बंदा उस बिजनेस को चलाएगा। ठीक है, जब वो बंदा उस बिजनेस को चलाएगा तो डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, देखिए क्या होता है। पहले भी ये आपका बिजनेस था, आपने गुड्स खरीदे, कैपिटल गुड्स, गुड्स सब खरीदे आपने, ठीक है। अब आपने जब बिजनेस बंद किया ना, जब बिजनेस क्लोज डाउन हुआ, तो जब आपने ये गुड्स खरीदे थे, ये कैपिटल गुड्स खरीदे थे, तो इस पर आपको आईटीसी, सॉरी, इस पर आपको आईटीसी मिला होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और आपने इस आईटीसी को अवेल किया होगा। जीएसटी एक्ट कहता है ना, अगर कोई भी गुड या कैपिटल गुड पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ ना, पर्सनल पर्पस, तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन आपने क्या किया, आईटीसी क्लेम कर लिया, उसके बाद बिजनेस बंद कर दिया। अब इसका जो ये क्लाउज था ये वॉलेट हो गया, क्योंकि अब जब आपने बिजनेस बंद कर दिया, इसका मतलब जो भी सामान आपके पास बचा हुआ है वो आपके पर्सनल पर्पस के लिए है। इसलिए एक्ट ने कहा ना, इसे सप्लाई मान लेगा और कहा अगर आपने बंद किया तो या तो मुझे ये प्रोपोर्शनेट आईटीसी जो भी इनपुट आपके पास पड़ा हुआ है वो वापस कर दो, या फिर आप मुझे मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो भी बनता है उस पर जीएसटी वो वापस कर दो। लेकिन अगर आपने एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर दिया, मतलब कोई दूसरा बंदा आपके इस धंधे को चलाएगा, अगर कोई दूसरा बंदा आपके इस धंधे को चलाएगा तो कोई बात नहीं, तो डिपार्टमेंट को लगा ठीक है, अब वो बंदा ट्रांसफर हो गया। आपने जब गोइंग कंसर्न ट्रांसफर करेंगे आपको आईटीसी 02 भरना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आप बताएंगे कि मैंने इसे एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर दिया बिजनेस, अब ये पर्सन चलाएगा बिजनेस, और ये जो भी आईटीसी था, स्टॉक था, उसको ट्रांसफर हो गया, और ये आईटीसी में उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब बिजनेस पर्पस के लिए ही जो भी आपने गुड्स लिया था, कैपिटल गुड्स लिया था, अब बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज करेगा कोई दूसरा इंसान लेके, तब कोई दिक्कत नहीं हुआ डिपार्टमेंट। लेकिन यहाँ पे दिक्कत था, आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया। अगर ऐसा ना किया जाए, अगर ऐसा ना किया जाए तो हर इंसान एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेगा, आईटीसी लेता रहेगा, ट्रांसफर करता रहेगा फिर दूसरे को, और फिर जब मन करेगा बिजनेस बंद कर देगा, ठीक है। आईटीसी अवेल होने के बाद आईटीसी अवेल कर करके स्टॉक अपने पास जमा करके स्टॉक का अपना इस्तेमाल करेगा पर्सनल पर्पस के लिए, आईटीसी अवेल करेगा। अब क्या करेगा आईटीसी का, ऑब्वियस सा बात है बेचेगा जो भी करे, ठीक है। मार्केट में आजकल तो इनपुट का जो हिसाब किताब है जान ही रहे हैं आप क्या हो रहा है। तो यही सब प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कि ऐसा ना हो कोई इंसान सिर्फ स्टॉक इकट्ठा करे और पर्सनल पर्पस के लिए यूज करे और आईटीसी को क्लेम करे और उसके बाद आईटीसी को ट्रांसफर कर दे किसी एक्स को, किसी पाई को, किसी जेड को, ठीक है। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। बोल क्या रहा है ना, ठीक है, ये बिजनेस था लेकिन ये शट डाउन नहीं हुआ है, देख रहे हैं। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव कैरिड ऑन कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव कैरिड ऑन कर रहा है, ठीक है।
अब देखिए, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सप्लाई ऑफ सर्विस, नो डाउट। जब तक टाइटल ट्रांसफर ना हो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा नहीं। देखिए ऊपर वाले केस में यहाँ पे टाइटल ट्रांसफर थोड़े होता था, बस बिजनेस बंद हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर इटीसी, इसमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए होता क्या है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर wholly or partly except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation whichever is earlier। इसे क्या कहा जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। समझिए इसमें कहा क्या गया, इसमें दो चीज है। मान लीजिए ये अपार्टमेंट है, बड़ा सा अपार्टमेंट है, देख रहे हैं, ये इसका गेट है, बड़ा सा गेट, और ये बड़े बड़े फ्लैट, ठीक है। अगर ये बड़े बड़े फ्लैट बेचे गए और इनके लिए कंसिडरेशन अगर रिसीव पहले हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर होली और पार्टली, इसे सप्लाई ऑफ सर्विस कहा गया है, नो डाउट। क्यों कहा गया है सप्लाई ऑफ सर्विस? क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन का सर्विस दे रहे हैं ना, ये बिल्डिंग बना रहे हैं, किसके लिए? मिस्टर एक्स, मानिए ये मिस्टर एक्स खरीदेगा, ये मिस्टर बाई खरीदेगा, इनके लिए आप काम कर रहे हैं, आप इन्हें घर बना के दे रहे हैं, इन शॉर्ट, ठीक है। लेकिन कहा गया ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, लेकिन कहा गया अगर पैसे विद द इंटायर कंसिडरेशन, इंटायर पार्ट, ठीक है, होली और पार्टली, एक्सेप्ट विद द इंटायर कंसिडरेशन, पूरा का पूरा पैसा इस बिल्डिंग का मान लीजिए कीमत 2 करोड़ था, ये अगर पूरा का पूरा 2 करोड़ मिस्टर एक्स कब पे कर दे? कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के पहले, मैंने इशू होने के पहले, या फिर कंपिटेंट, या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन में, जब जिस दिन से वो घर अक्वायर करने वाला है उसके पहले। अगर उसके पहले उसने पैसे, पूरे के पूरे पैसे, इंटायर, अगर पार्टली देता है तो नहीं, इंटायर पे ध्यान दीजिएगा, पार्टली देने पे नहीं, इंटायर कंसिडरेशन पूरा का पूरा 2 करोड़ अगर पे कर देता है तो क्या होगा? तो शेड्यूल 3 में जाइएगा, नॉन जीएसटी सप्लाई कहलाएगा। अगर बाद में देता है ना, मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन 1 करोड़ बाकी के जो पैसे थे उसने बाद में दिए, कब दिए? सॉरी थोड़ा गलती हो गया। हाँ, ये जो 2 करोड़ है ना, अगर ये सारे के सारे पैसे बाद में दिए गए, बाद में, नहीं समझे, ये जो 2 करोड़ है अगर ये बिल्डिंग बन जाने के बाद, ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, या फिर जो भी बायर था उसने घर को अक्वायर कर लिया, मतलब कि वो घर में आ गया रहने के लिए, ठीक है। अगर पैसे पूरे के पूरे 2 करोड़, अगर ये 2 करोड़ बाद में मिलते हैं इन दो इवेंट के, ठीक है, जो पहले हो जाए, लिखा हुआ है इन दोनों में जो पहले हो उसके बाद मिलते हैं पूरे के पूरे पैसे, तो इसे सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग कहा जाता है। और जब इसे सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग कहा जाता है तो वो नॉन जीएसटी सप्लाई में जाता है। लेकिन अगर एक भी रुपया मान लीजिए, अगर इसे 1 करोड़ रुपया इसने अगर पहले पे कर दिया, किसके? या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के पहले या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन के पहले, समझे, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा, है समझ में। अगर इंटायर कंसिडरेशन पूरा का पूरा 2 करोड़, पूरा का पूरा 2 करोड़ बाद में देता है, कब? बाद में, तब वो शेड्यूल 3 में जाएगा, अन्यथा वो यहां पर आएगा और सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। अगर कुछ भी कंसिडरेशन का कुछ भी हिस्सा
इन दोनों इवेंट के पहले मिलता है तो जो अर्लियर हो, इन दोनों इवेंट में जो अर्लियर हो, क्या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट बेसिकली आपको आर्किटेक्चर्स देते हैं। जब आप बिल्डिंग बनाइएगा ना तो आर्किटेक्चर्स होते हैं, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ ये अब बिल्डिंग बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो जब वो सर्टिफिकेट देते हैं उसके बाद आपको पैसे मिल रहे हैं, तब तो आप बच गए, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग में आ गए, शेड्यूल 3, कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पैसे पहले मिल गए, एक अठन्नी भी पहले मिल गया आपको उस बिल्डिंग के लिए, इस घर के लिए, इस फ्लैट के लिए, अगर 1 रुपया भी पहले मिल गया ना, 1 रुपया भी, तो फिर सप्लाई ऑफ सर्विस में है, वो नॉन जीएसटी सप्लाई में कवर्ड नहीं है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी आप शेड्यूल 3 में जाइएगा, वहां भी सेम लिखा रहेगा, बस लिखा रहेगा entire consideration received after issuance of completion certificate or after its first occupation, whichever is earlier, then it is non GST supply। ठीक है, समझ गए। जैसे देखिए, राठी बिल्डर कंस्ट्रक्ट किया रेसिडेंशियल इंडिविजुअल रेसिडेंशियल यूनिट फॉर एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 1.2 करोड़ पर यूनिट, 90 लाख पर यूनिट वाज रिसीव्ड बिफोर। पहले मिल गया, अब जब पहले मिल गया जान ही रहे क्या होगा, समझ गए, सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर यही ये पूरे के पूरे 1.2 करोड़ ना सर्टिफिकेट के बाद मिलते हैं, सर्टिफिकेट के बाद मिलते ना, तो ये फिर शेड्यूल 3। ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, मतलब ये सर्टिफिकेट देगा, देखिए लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स द गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी अथोराइज्ड टू इशू कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट under any law for the time being in force, and in case of none requirement of such certificate from such authority from any of the following namely। देखिए आर्किटेक्चर, अब देखिए जहाँ पे रेरा है वहाँ रेरा देगा, जहाँ पे रेरा इन्वॉल्व है वहाँ तो रेरा देगा। ठीक है, अदरवाइज आर्किटेक्चर और पर्सनल था, कोई मतलब नहीं था, खुद का घर बना रहे थे। चार्टर्ड इंजीनियर और लाइसेंस सर्वेयर ये लोग दे सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ के अंदर, लॉ के अंदर रिक्वायरमेंट है, रेरा के अंदर रिक्वायरमेंट है, रेरा देता है, रेरा रेरा देता है। ठीक है, अदरवाइज ये लोग देंगे। ठीक है, अब टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, फिर वही टेम्पररी ट्रांसफर, जब तक टाइटल ट्रांसफर ना हो कोई मतलब ही नहीं। जब तक टाइटल पर ट्रांसफरर का ये हक है कि वो टाइटल को वापस छीन सकता है, मतलब गुड्स को वापस ले सकता है, ठीक है, तब तक सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, इन्हांसमेंट, इम्प्लीमेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये सब बात है सप्लाई ऑफ सर्विस, यहाँ तो गुड्स है ही नहीं कुछ। ठीक है, हाँ ये देखिए फिर से आ गया, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी, इसमें रिसेंट क्लैरिफिकेशन भी लाए हैं सीबीडीटी ने। ठीक है, हुआ क्या ना, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, इसका मतलब हुआ नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, कुछ नहीं करने के लिए अगर आपको कंसिडरेशन मिलता है तो वो भी सप्लाई है। ठीक है, इसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस में डाला गया। उसके बाद कहा गया टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब हुआ सहना। ठीक है, मतलब आप कुछ करिएगा तो मैं उसे टॉलरेट करूंगा, जब मैं टॉलरेट करूंगा तो उसके लिए मुझे कुछ कंसिडरेशन चाहिए। ठीक, और इसे भी सप्लाई कहा गया। और टू डू एन एक्ट, अब टू डू तो कुछ कहना ही नहीं है, मतलब आपने पैसे दिए तो मैं कुछ करूंगा। ठीक है, और रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट। ठीक है, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन, करने के लिए ऑब्लिगेट हो रहा है कि हाँ मैं करूंगा, क्या करूंगा, नहीं करूंगा।
ये करूँगा कि नहीं करूँगा। क्या करूँगा कि आप करोगे तो मैं उसे इग्नोर करूँगा, ठीक है। अब मैं करूँगा तो मुझे करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिया गया, केबल ऑपरेटर Sakharam has entered into an agreement with cable operator Atmaram that Sakharam will not provide cable connection in a specified area where Atmaram is providing the connection. Non-compete agreement constitutes supply of service. ये क्या हुआ? रिफ्रेन नहीं करूँगा, ठीक है। जहाँ पर ये केबल सर्विस देगा वहाँ पर ये नहीं देगा, नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। अगर एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, अगर एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगा। अभी आगे पढ़ेंगे हम ये चीज। अगर एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं आएगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड फॉर एनी पर्पस वेदर और नॉट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। अब देखिए, राइट टू यूज काम ही खत्म, आपको तो पता ही है। राइट, जब तक टाइटल ट्रांसफर नहीं कोई मतलब नहीं, सर्विस में आएगा, ठीक है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस, नो डाउट, ठीक है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मैंने जितना भी आपका काम है ना वर्क का, of any immovable property wherein transfer of property in good whether as good or in some other form is involved in execution of such contract, ठीक है। फर्क नहीं पड़ रहा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना, गुड्स और सर्विस दोनों होते हैं। मान लीजिए ये मिस्टर ए था, ये मिस्टर बी के पास गया और बोला कि मुझे एक बनाना है स्टेज मान लीजिए ये स्टेज बनाना है। अब इस स्टेज को बनाने के लिए मिस्टर बी ने कहा मैं तुम्हें बस 10,000 रुपये दूंगा, काम खत्म। अब गुड्स ये कहाँ से लाएगा? सर्विस तो है ही कंस्ट्रक्शन का, तो हो सकता है यहाँ गुड्स भी इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर सर्विस भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। पर इसे कहा गया सप्लाई ऑफ सर्विस। आया समझ? दो चीज इन्वॉल्व है, गुड्स भी इन्वॉल्व है, सर्विस भी इन्वॉल्व है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। होता है ना, जैसे आप हायर करते हैं छोटे मोटे काम, टाइल्स लगाना हो घर में, टाइल्स लगाना हो तो एक केस तो ये है कि टाइल्स आप खुद खरीद के ले आए। जब आप खुद खरीद के लाएंगे तो क्लियर है सप्लाई ऑफ सर्विस है, वहाँ तो कुछ इन्वॉल्व ही नहीं है टाइटल ऑफ गुड्स। लेकिन अगर आपने ये कहा कि भैया ये पकड़ो 1,00,000 रुपये, मुझे इस कमरे में टाइल्स लगाना है, टाइल्स कहाँ से लाओगे तुम जानो, टाइल्स कैसे लाओगे तुम जानो, कौन लगाएगा तुम जानो, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बस 3 दिन में मेरे रूम में टाइल्स लगे होने चाहिए। अब इस केस में वो बंदा टाइल्स खरीदेगा और जब आपको सर्विस दे रहा है तो वहाँ टाइल्स भी ट्रांसफर होगा। अरे रूम तो आप ही का है ना, तो टाइल्स तो आप ही के नाम पे जाएगा ना। इसी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहा गया, समझे। और बोला गया कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, भले वहाँ गुड्स इन्वॉल्व है, नो डाउट, गुड्स भी ट्रांसफर हो रहा है साथ में, ठीक है। हाँ, पर खुद खरीद के ले आए टाइल्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो सिर्फ आएगा कंस्ट्रक्शन करेगा चला जाएगा, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है सप्लाई बाय वे ऑफ or as a part of any service in any other manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink alcoholic liquor for human consumption other than, obvious सा बात है, इस पर तो जीएसटी है ही नहीं, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, okay, ठीक है। रेस्टोरेंट सर्विस है नहीं भाई, रेस्टोरेंट सर्विस तो ये क्या है? Supply by way of or as part of any service in any other manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink where the supply or service is for cash, deferred payment or other value, restaurant service ही,
रेस्टोरेंट सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस में, ठीक है। अब ज्वाइंट वेंचर तो हमने पढ़ लिया था, प्रायोरिटी सेक्टर लेडिंग सर्टिफिकेट अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले आता है टेनेंसी राइट। ये हमारे तरफ तो प्रेवलेंट नहीं है, पर मुंबई एरिया के साइड आपको एक प्रेवलेंट मिलेगा। वहाँ पे होता क्या है ना, जैसे कि एक घर है, ठीक है, हमारे यहाँ तो बस नॉर्मल रेंट लेते हैं और डिपॉजिट, काम खत्म। वहाँ क्या होता है ना, इसका टेनेंसी राइट भी जाता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब ये टेनेंसी राइट है ना, टेनेंसी राइट, ये टेनेंसी राइट ट्रांसफरेबल होता है। बाय द वे, ये घर ए ओन करता था और ए ने बी को टेनेंसी राइट दे दिया, ठीक है। अब अगर बी इस टेनेंसी राइट को ट्रांसफर करता है सी को, तो ये जो ट्रांसफर है ना, ये सप्लाई है और यहां पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। वही कहा गया है ओवरऑल, ठीक। आइए समझते हैं। तो टेनेंसी राइट टैक्सेबल है, हाँ, लेकिन एग्जम्पशन में क्या है, एग्जम्पशन जब पढ़िएगा, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, मतलब अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए, मतलब रेसिडेंशियल हाउस अगर रेंट पे दिया गया है तो वो जीएसटी से एग्जम्प्ट है। मतलब आप के घर, अगर आपका अपना घर है या फिर आप कहीं बाहर रहते हैं तो आप रेंट देते हैं। तो बहुत सारे लोग आप देखिएगा, बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़े बड़े, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत बड़े बड़े ओनर होते हैं। तो अगर ये रेंटिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस होता है ना, तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, भले वो बंदा 20 लाख से ज्यादा कमा रहा ऐसा काम करके, समझे। जबकि लिमिट क्रॉस है, कोई मतलब नहीं, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए वो कर रहा है, एग्जम्पशन में कवर है, एग्जम्पशन लिस्ट में कवर है, बच गए, ठीक है। लेकिन टेनेंसी राइट का ये केस नहीं है। टेनेंसी राइट बोला गया कि ये रेसिडेंशियल वाला काम नहीं है, इसको तो हटा दो, ये बाहर है। ये तो राइट है जो ट्रांसफर किया गया था बी को ऑनर के द्वारा, ए को बी को, ए ट्रांसफर किया था बी को, ठीक है। अगर ये बी इसको बेचता है या बी बस ये वापस ये खरीद लेता है तो भी टैक्सेबिलिटी है, समझ गए। दोनों साइड है, टेनेंसी राइट बी वापस ट्रांसफर करे ऑनर को या किसी थर्ड पर्सन को, ठीक है, दोनों जगह टैक्सेबिलिटी होती है, समझ गए। अब देखिए पढ़ते हैं, पगाड़ी सिस्टम ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम इज प्रेवलेंट इन सम स्टेट। अब ये लाया क्यों गया, ये सिस्टम के लिए लाया क्यों गया, हो क्या रहा था ना, टेनेंसी राइट पे भी लोग जीएसटी नहीं पे कर रहे थे। टेनेंसी राइट बहुत कॉस्टली होता है, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, टेनेंसी राइट है। टेनेंसी राइट आपको इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि बड़ा सा हॉस्टल है, इसका राइट आपने किसी मिस्टर एक्स को दे दिया कि आप इसमें रेंट लगा सकते हैं, तो लोग क्या, ये इनका क्या कहना था कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो रहा है ना, जीएसटी क्यों दूं, टेनेंसी राइट के लिए जो पैसा दिया मैंने इसे, इसके लिए मैं आपको जीएसटी क्यों दूं। तो कहा गया टेनेंसी राइट टैक्सेबल है, टेनेंसी राइट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं है। रेसिडेंशियल पर्पस के लिए तो वहाँ रहने वाले लोग हैं जो आएंगे रेसिडेंशियल रहने के लिए, उनसे जो आप रेंट लीजिएगा ना वो एग्जम्पशन में है। लेकिन जो टेनेंसी राइट आप खरीद बेच रहे हैं इस पे तो टैक्स लूंगा ना मैं, ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए थोड़े है। यही क्लैरिफिकेशन इसलिए लाया गया, लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना कि एग्जम्पशन लिस्ट में कवर है तो जीएसटी क्यों देना इस पे, टेनेंसी राइट पे, ठीक है। अब होता क्या है, इन पगाड़ी सिस्टम में टेनेंट एक्वायर टेनेंसी राइट इन द प्रॉपर्टी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ टेनेंसी प्रीमियम, द लैंडलॉर्ड मे बी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी बट द पोजीशन ऑफ द सेम लाइज विद टेनेंट, ठीक है, पोजीशन उसके पास है, टेनेंट के पास है। टेनेंट पे पीरियोडिक रेंट टू अ लैंडलॉर्ड एज लॉन्ग एज ऑक्यूपाइड, पीरियोडिक रेंट देता है। द टेनेंट आल्सो यूजुअली हैज ऑप्शन टू सेल, देख रहे हैं, बेच सकता है, ऑफ द सेड प्रॉपर्टी, एंड इन सच अ केस
हैज़ टू शेयर अ परसेंटेज ऑफ प्रोसीड विद ऑनर। अगर वो बेचता है टेनेंसी राइट तो कुछ परसेंटेज देता है, तो डिपेंड करता है कैसा एग्रीमेंट है उन लोग के बीच। एज लेट डाउन इन देयर टेनेंसी राइट, लिखा ना एज लेट डाउन, अगर नहीं लिखा हुआ, अगर नहीं देगा तुमको 1 रुपया तो नहीं देगा, लिखा है कि तुमको देना पड़ेगा, देगा। ठीक है। द लैंडलॉर्ड पे टू टेनेंट द प्रिवेलिंग टेनेंसी प्रीमियम टू गेट द प्रॉपर्टी वैकेटेड। अब इसका उल्टा भी है। अब लैंडलॉर्ड को अगर वापस चाहिए तो बताया ना कि लैंडलॉर्ड को भी वापस भेज दे सकता है। इस केस में लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा पैसा कि भैया वापस कर दे, मेरा संपत्ति मेरे को वापस कर दे। ठीक है। तो वही कहा गया कि इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन इज सिक्योरली कवर्ड अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस एंड लायबल टू जीएसटी। वही लोग समझ रहे थे। लोग क्या समझ ले रहे थे, इसे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अक्वायर हुआ है तो क्या दिक्कत है, कॉमर्शियल पर्पस थोड़े है, कॉमर्शियल पर्पस होगा तो ना, है समझ में, कॉमर्शियल पर्पस होगा तो टैक्सेबल था, मालूम था। लेकिन टेनेंसी राइट जो हम खरीद रहे हैं वो पर्सनल और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं तो एग्जाम्पशन में कवर होना चाहिए, ऐसा लोगों का सोचना था, इसीलिए क्लैरिफिकेशन लाया गया। ठीक है। देखिए हर क्लैरिफिकेशन के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होता है, इसलिए कुछ कहानी अपना बना लीजिए। हो सकता है कहानी सत्य ना हो सकता है सही ना हो, लेकिन याद रखने में आपको मदद करेगा। यहाँ तक कि हर सेक्शन के पीछे कुछ कहानी है, तो अपनी स्टोरी बना लीजिए अपने समझने के लिए। ठीक है। It is a form of lease or renting a property and such activity specifically declared to be service। हम लोग पढ़े थे पैरा 2 में सर्विस है। ठीक है। Any lease, tenancy, easement, license to occupy land is a supply of service. Although a stamp duty and registration charges have been levied on such transfer of tenancy right, it shall still be subject to GST। ठीक, बोल रहा है स्टैम्प ड्यूटी लगता है, स्टेशन चार्ज लगता है, फिर भी जीएसटी लगेगा। मतलब वही शेड्यूल 3 में बताया था ना अभी, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग इंटायर कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन या आफ्टर फर्स्ट ऑक्यूपेशन, उस केस में शेड्यूल 3 आएगा, ना कि शेड्यूल 2 जो कहा था अगर पहले 1 रुपया भी मिल गया तो अब तो भैया ये सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। तो ऐसा नहीं, इसलिए दिक्कत क्या हुआ ना कि स्टैम्प ड्यूटी कब होता है, जब जमीन लिखवाने जाते हैं आप, जमीन या फिर घर खरीदने जाते हैं तो वही लोग कह रहे थे कि या तो शेड्यूल 3 वाला में दे दो हमको, शेड्यूल 3 में स्टैम्प ड्यूटी भी है, रजिस्ट्रेशन भी है। ठीक है। तो बोला गया तब भी जीएसटी लगेगा, भूल जाओ सब। Merely because transaction supply involve execution of document which may require registration and payment of registration fee and stamp duty would not preclude from the scope of supply from payment of GST। वही शेड्यूल 3 मान लिया इन लोगों ने कि भैया स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन पे करते हैं, और सारा का सारा कंसिडरेशन भैया बाद में दे रहे हैं, घर तो बना हुआ था। ठीक है। The transfer of tenancy right cannot be क्या है ना, cannot be the sale of land and building in para 5 of schedule 3। तो para 5 schedule 3 में यही डिफरेंस है, और ऊपर जो पढ़ा था हमने schedule 2 में उसमें यही डिफरेंस है कंसिडरेशन का, सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन का। अगर कंसिडरेशन पहले रिसीव हो गया कंप्लीशन से, ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के मतलब, या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन से, ठीक है, तो शेड्यूल 2, अन्यथा शेड्यूल 3 तो बस सिंपल है, सब सारा का सारा पैसा बाद में मिलेगा तो शेड्यूल 3। ठीक है। तो बोला वही बोला, थस इट इज नॉट अ नेगेटिव लिस्ट एक्टिविटी एंड कंसिक्वेंटली कंसिडरेशन फॉर द सेड एक्टिविटी शैल बी अट्रैक्ट लेवी ऑफ जीएसटी। अच्छा, इसके पीछे शेड्यूल 3 का कहानी था। ठीक है। लेकिन वो कहानी भी ठीक था, रेसिडेंशियल पर्पस मान ले। ठीक है। टू सम अप द एक्टिविटी on transfer of tenancy right is securely covered under the scope of supply as taxable per se। transfer of tenancy right to a new tenant against consideration in the form of tenancy premium is taxable। हो गया खत्म। हाँ देखिए, however renting of residential dwelling for use as residence to an unregistered person or to a registered sole proprietor taking a residential dwelling on a rent on his own account in his personal capacity for use as his residence is exempt। ये एग्जाम्पशन में पढ़िएगा, जो अभी जो मैंने कहानी बताया था कि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर ये घर लिया जाता है तो एग्जाम्प्ट होता है। शर्त ये है कि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन ही ले, या फिर रजिस्टर्ड पर्सन है भी तो सिर्फ सोल प्रोप्राइटर के केस में, अगर अपने रेसिडेंस के लिए ले रहा है तो।
अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भी लिया हो ना, टैक्सेबल है। इसका मैंने ऐसा केस है, जैसे समझिए कि एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसने घर ले लिया। अगर ये एम्प्लॉयर ने घर लिया तो यहाँ जीएसटी लगेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज में लगेगा, आगे देखिएगा। अब इस एम्प्लॉयर का काम क्या था कि अपने एम्प्लॉय को दे दिया ये घर रहने के लिए, तो उसका कहना था रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है ना, एम्प्लॉय यूज़ करेगा ना, इसलिए ले रहे हैं ना। तो सरकार ने कहा था ना, वो छोड़ो, एम्प्लॉय यूज़ करेगा, एम्प्लॉय रहेगा, ठीक है, वहाँ पे एग्जम्पशन है, कोई बात नहीं। यहाँ पे रिवर्स चार्ज पे तू टैक्स दे दे मेरे को, रिवर्स चार्ज पे तू टैक्स दे दे। अब एम्प्लॉय को तू क्या, किस लिए घर देगा, क्या घर देगा, वो जाने, और तू जा, मुझे लेकिन रिवर्स चार्ज पे चाहिए अगर तू रजिस्टर्ड है तो। अगर तू अनरजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर तू सोल प्रोप्राइटर है, रजिस्टर्ड है, तो भी कोई बात नहीं, शर्त ये है कि तेरे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए होना चाहिए। अन्यथा अगर तू रजिस्टर्ड है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, कुछ भी है, इंडिविजुअल नहीं है, तू रिवर्स चार्ज में जीएसटी दे, और उसके बाद तेरे को जो करना है कर। हाँ, ऑब्वियस बात है, जो करना है कर, मतलब रेसिडेंशियल पर्पस के लिए देना चाहिए, नहीं तो फिर टैक्सेबिलिटी आ जाएगा। कॉमर्शियल पर्पस के लिए अगर दिया ना, तो फॉरवर्ड चार्ज में फिर पे करेगा, ठीक है। समझ गया? तो यही था टेनेंसी राइट का। टेनेंसी राइट टैक्सेबल होगा, हाँ। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्यूलिंग जो है फॉर यूज एज रेसिडेंस एग्जम्प्ट होगा। दो कंडीशंस है, दो अलग अलग केसेस है, कंडीशंस नहीं है। एक तो पर्सन रजिस्टर्ड हो, दूसरा रजिस्टर्ड भी हो तो सोल प्रोप्राइटर हो, और जो घर का इस्तेमाल है किस लिए होना चाहिए, रेसिडेंस के लिए, ठीक है, ना कि कमर्शियल पर्पस के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन क्या देता है ना, कमर्शियल लिख देगा ऐसा करके। ध्यान दीजिए, रेसिडेंशियल ड्यूलिंग और कमर्शियल ड्यूलिंग को ना रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भी दे देंगे ना, तो भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। समझ गए फर्क है? रेसिडेंशियल ड्यूलिंग होना चाहिए, घर का भी क्राइटेरिया होता है, रेसिडेंशियल ड्यूलिंग होता है, कुछ कमर्शियल ड्यूलिंग्स होते हैं। अगर रेसिडेंशियल ड्यूलिंग है तभी, अगर कमर्शियल ड्यूलिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, और उसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहा है, जीएसटी एप्लीकेबल है, ठीक है। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट क्या है, हुआ क्या ना, इसको लोग सिक्योरिटी समझने लगे। क्या समझने लगे? सिक्योरिटी, ठीक है। बोला गया कि नहीं, ये गुड है और ये टैक्सेबल होगा, ठीक है, समझ गए। PSLCC आर इन नेचर ऑफ गुड्स। 33 में देखिए, आरबीआई का एफएक्यू में लिखा गया था, ठीक है। नॉट अ सिक्योरिटी, यही चीज सिक्योरिटी लोग समझने लगे, ठीक है। वरना ना, सिक्योरिटी नहीं है, गुड से है, खरीदोगे, बेचोगे, सब कुछ एज इट इज एप्लीकेबल होगा। आईटीसी तुमको मिल जाएगा, जो भी बैंक खरीदेगा इसको, ठीक है। बोला गया फर्दर नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ PSLC बिटवीन अ बैंक इज सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ध्यान रखिएगा, इंटर स्टेट होगा, ऐसा बोल रखा है, कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है सेम स्टेट में हो, बैंक के यहाँ हो, बैंक भी यहाँ हो, सेम स्टेट में हो, ट्रांसफर किया हो PSLC, कोई मतलब नहीं है, बोला इंटर स्टेट ही होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली IGST सैलरी पेएबल, समझ गया, बिटवीन बैंक, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लंबा भी जाएगा ये वाला पार्ट, तो इसे अलग से ही कर देता हूँ, बहुत लंबा जाएगा, इसमें काफ़ी चीज़ आपको समझना पड़ेगा, तो इसको अलग से ही रखते हैं, ठीक है। ये समझ लेते हैं, शेड्यूल 3 नॉन जीएसटी सप्लाई, ठीक है। नॉन जीएसटी सप्लाई, ठीक है,
नॉन जीएसटी सप्लाई जो फर्स्ट है, वैसे देखिए यहाँ कुछ लिखा गया, देख लीजिए। आवर डिस्कशन ऑन दिस हेडिंग विल रिवॉल्व अराउंड द फॉलोइंग। शेड्यूल 3 का पढ़ेंगे, जो नोटिफाइड है नोटिफिकेशन द्वारा और जो सर्कुलर द्वारा बताया गया है, ठीक है। शेड्यूल 3 वो से गुड्स है ना जिसपे जीएसटी लगता है, मतलब सॉरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में आता है, ठीक है। लेकिन उसको यहाँ पे बोल दिया गया कि नहीं ना जीएसटी एप्लीकेबल है कहने का मतलब, लेकिन यहाँ बोला गया कि भाई साहब उस पर जीएसटी लगेगा नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। पहला क्या क्या कहा गया, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में होना चाहिए। इन शॉर्ट 192 में टीडीएस कटा होना चाहिए। अगर 192 में टीडीएस ना कटा है, 194 जे में कटा है ना, सप्लाई ऑफ सर्विस आएगा, समझ गए। आया समझ में। सर्विस प्रोवाइडेड बाय कैजुअल वर्कर टू एम्प्लॉयर हु गिव वेजेस ऑन डेली बेसिस टू वर्कर और सर्विस प्रोवाइडेड बाय वर्कर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई दिक्कत नहीं। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है, अगर ये मिसिंग हुआ ना टैक्सेबल है, ठीक है। Casual worker employed by a construction contractor for execution of building contract for him or service in course of employment. Similarly, casual worker employed by a security service agency for provision of security service to a client or also service in the course of employment. ठीक है। Annapurna, director in Nilgiri Limited, receiving remuneration which is declared as salary in the books of company and subject to TDS under 192. In this case, service provided by Annapurna to Nilgiri are in course of his employment. समझ में? Only services provided by the employer to the employer in course of employment are outside the realm of supply. However, service provided outside the ambit of employment for a consideration would qualify as supply. अगर course of employment के बाहर है ना, जीएसटी लगेगा। हाँ, कौन देगा वो अलग बात है, अवश्य बात है एम्प्लॉय देगा। एम्प्लॉय क्या उस केस में तो कंसल्टेंट हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। हाँ, डायरेक्टर वाले केस में एक चीज़ है, अगर डायरेक्टर का सैलरी 192 में कटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्टर फी उसको मिला है, सिटिंग फी जो कहते हैं आप लोग, और ये 194 जे में कटा हुआ है, ये रिवर्स चार्ज में है, कंपनी ही देगा टैक्स, ठीक है। कंपनी ही देगा, मैंने कंपनी की लायबिलिटी है पे करना है इस पर टैक्स, ठीक है। तो वही चीज़ है, डायरेक्टर के केस में ध्यान रखिएगा। और 192 का बात हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 192 में कटा है टीडीएस, तो वहाँ पर तो शेड्यूल 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 194 जे में कटा हुआ है टीडीएस, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस और नॉट सर्विस प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, समझ गए। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस का सर्विस दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय फॉर नॉट ज्वाइनिंग अ कम्पीटिंग बिजनेस, होता है ना कि भैया उसका धंधा ज्वाइन मत करना, मेरे यहाँ से छोड़ के जा रहे हो लेकिन उसके कंपनी में गया ना तो केस कर दूंगा, क्यों, एग्रीमेंट साइन किए हो मेरे साथ, नहीं ज्वाइन करोगे, ठीक है। फॉरबिडेंस टू एन एक्ट एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसे इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, फॉरबिडेंस टू एक्ट, नहीं एक्ट करूंगा इस तरह से, ठीक है, समझिए। क्योंकि फॉरबिडेंस टू एक्ट, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट नहीं कर सकते इसे, नॉट टू डू समथिंग, वही है नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। Annapurna, an independent director in Nilgiri, receive a sitting fee. देख रहे हैं, sitting fee मिला। Since as per Companies Act, independent director should not have an employee of a company. Service provided by Annapurna to Nilgiri are not in course of employment. वही जे में कटेगा इसमें टीडीएस। ऐसे भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहीं भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता कंपनी का, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा नहीं। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो जो सर्विस प्रोवाइड किया गया है वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। सर्विस बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बिंग फोर्स, ऑब्वियस सा बात है। कोर्ट ऑफ लॉ में जो होता है, जब जाते हैं कोर्ट में, कभी देखा है जीएसटी लगते हुए, अब कोर्ट में जीएसटी लगाएगा, लोग जा रहे हैं फरियाद लेकर के कि माई बाप हमको इंसाफ दो,
और बोल रहा है पहले तुम जीएसटी दो फिर हम इंसाफ देंगे, ठीक है। तो वहाँ कहा गया है कि सर्विस बाय एन कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर इन लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। वहाँ पे जीएसटी देने का कोई जरूरत नहीं है, आपको इंसाफ बिना जीएसटी के मिलेगा। अब इंसाफ पे भी टैक्स लगने लगे तो हो गया, इंसाफ पे टैक्स थोड़ा लगेगा। द टर्म कोर्ट इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कवर होता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, liability ऑफ जीएसटी ऑन अमाउंट फी चार्ज बाय कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब ये क्या है ना, कंज्यूमर कोर्ट भी होता है और उसका कुछ छोटा मोटा हिस्सा होगा रिड्रेसल कमीशन, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ खास समझिए, सीधे यहाँ समझिए। फी पेड बाय लिटिगेंट्स while registering complaint to a said commission or not leviable of GST, जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। एनी पेनल्टी इन कैश imposed by or amount paid to this commission will also not attract जीएसटी, ठीक है। होता क्या है ना, जो कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं इसमें ये भी हो सकता है ना कि पेनल्टी आप पे ही लगा दे समय बर्बाद करने के लिए, बेकार का केस लेके आने के लिए, ठीक है। और हो सकता है पेनल्टी जिस पे आपने केस किया जिस कंपनी पे उस पे लगा दे, ठीक है। अब कोर्ट भी ना जब जब उसने आप पर लगाया इस केस में तो आपसे पेनल्टी लेके ये खुश, ठीक है। इस पर लगाया ना तो इसका भी कुछ हिस्सा ये लेगा, फिर आपको मिलेगा, ठीक है। हो सकता है गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये पेनल्टी भी जो लेगा ना उस पर भी जीएसटी नहीं है, ठीक है। बोला गया दे आर क्लॉथेड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रिब्यूनल, इसलिए सर्विस बाय वे ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऊपर पड़े थे, नॉन जीएसटी है, सप्लाई है। यहाँ पे भी बोला गया ठीक है इंसाफ लेने आए हो ना, वही इंसाफ पे जीएसटी, जाओ रहने दो, ठीक है। फंक्शन परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन हो गया, मोदी साहब। स्टेट लेजिस्लेचर कौन हो गया, नीतीश कुमार जी, ठीक है। मेंबर ऑफ पंचायत, अब ये कौन हो गया, अपने ग्राम पंचायत जो रहते हैं मुखिया उखिया। मेंबर ऑफ म्यूनसिपालिटी, वार्ड मेंबर। मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटी, ठीक, इनका सर्विस भी नॉन जीएसटी सप्लाई में आएगा, ठीक है। ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कैपेसिटी प्रेसिडेंट, सीएजी, ठीक है। ड्यूटी परफॉर्म बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए लिखा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पोस्ट है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पहले, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीएजी, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, वही सब जो हायर पोस्ट आप देखते हैं, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरीज, ये सब जो हायर पोस्ट पे रहते हैं बैठे हुए, सबसे हायर पोस्ट जिन्हें मिलता है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर। ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ बॉडी, देखिए समझिए, चेयरपर्सन या मेंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब एलआईसी का, आरबीआई का। तो डायरेक्टर होगा ना, डायरेक्टर होगा उसका भी सर्विस जो है कहाँ पर आएगा, समझ गए, नॉन जीएसटी सप्लाई में। इसका आरबीआई के जो हेड होंगे, ठीक है, एलआईसी के जो चेयरपर्सन होंगे, डायरेक्टर होंगे, ठीक है, समझ गए। सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। धरती का यही एक ही सत्य है इस संसार का, और वो है मौत, और उस सत्य पे भी टैक्स लग जाए तो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उस सत्य पे टैक्स नहीं लगाया गया है क्योंकि संसार का सिर्फ एक ही सत्य है और वो है मौत, और वो हर किसी को आनी है, बाकी सब तो झूठ है, फरेब है, बस मोह है और माया है, ठीक है। सेल ऑफ लैंड, देखिए आ गया सेल ऑफ लैंड, पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2, मतलब जब कंसिडरेशन पहले मिल गया
कुछ भी, एक अठन्नी भी अगर पहले मिल गया, वो वाले केस को छोड़ करके सेल ऑफ बिल्डिंग वेयर इंटायर कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ बिल्डिंग रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच इज अर्लियर। अगर पैसे पूरे के पूरे पैसे बाद में मिले यहाँ पे आने का, ठीक है। और सेल ऑफ लैंड तो यहीं पे कवर है, वहाँ पे था ही नहीं, वहाँ तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और वो सब था, बिल्डिंग विल्डिंग जो भी था, ठीक है। लैंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लैंड तो यहीं पे कवर होगा, सेल ऑफ लैंड है यहीं पे कवर होगा, ठीक है। Land may be sold either as it is or after some development such as leveling, laying down of drainage line, water line, this and that. It is clarified that sale of such developed land is also sale of land. Developed land को भी sale of land कहा गया है and is covered under this para and accordingly does not attract GST. However, it may be noted that any service provided for development of land, लेकिन जो सर्विस दिया गया है लेवलिंग का, लेइंग का, ड्रेनेज ऑफ लाइन का, इस पर जीएसटी लगेगा ना, तो सर्विस है, ये तो सर्विस है। जमीन बेचने पे टैक्स नहीं है, लेकिन जमीन में पे जो लाइन लगाने आए हो, जो ट्रांसफार्मर लगा रहा है, जो सर्विस दे रहा लगाने का, ये तो टैक्स लेगा ना, यहाँ पे जीएसटी है ना, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग को छोड़ के एक्शनेबल क्लेम यहीं पर है, कहाँ पर है, नॉन जीएसटी सप्लाई में है, ठीक है। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग का क्या है ना, पढ़ोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में, वैल्यूएशन दिया हुआ है, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम है क्या, आर स्पेसिफिकली इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड अंडर सेक्शन, ठीक है, 252 डेफिनेशन में दिया हुआ है। However, this para schedule 3 specifically exclude actionable claim other than lottery betting and gambling. गुड्स के डेफिनेशन में कवर था, लेकिन शेड्यूल 3 आके बोला है इसको छोड़ दो, जाने दो, इस पर कोई जीएसटी नहीं। लेकिन अगर ये लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग है, ठीक है, इस पर लेंगे, इस पर तो जीएसटी लेंगे, ठीक है। Co-joint reading of said provision implied that only lottery betting and gambling are treated as supply. All other actionable claim are outside the ambit of definition of supply. ठीक है। Other example of actionable claim are right to recover insurance money, claim for arrear of rent, claim for future rent, unsecured loan, unsecured debenture, bill of exchange, promissory note, bank guarantee, फिक्स डिपॉजिट रिसीट, राइट टू बी बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एटीसी, ठीक है। ये सब एक्शनेबल क्लेम है। क्लेम का बात हो रहा है, क्लेम का, ये रेंट पे तो टैक्सेबिलिटी होगा, अब डिपेंड करता है कि रेंट कमर्शियल है क्या है, उस पर मत जाओ। क्लेम, ये जो क्लेम करने का राइट है ना तुम्हारे पास, इस क्लेम का, ठीक है, क्लेम क्लेम क्लेम, ठीक है। Merchant trading, supply of good from a place in a non-taxable territory to another place in a non-taxable territory, इसे कहा जाता है आउट एंड आउट सप्लाई, आउट एंड आउट सप्लाई। अरे जब इंडिया के ज़मीन पे पैर रखे ही नहीं, जब इंडिया के ज़मीन पे पैर गुड्स रखा ही नहीं, मान लो ये गुड्स है, इसके पैर और हाथ हैं, ये बोल रहा है कि मैंने इंडिया के ज़मीन पे तो पैर रखे ही नहीं, तो टैक्स काची का लोगे, आया समझ में। जैसे विवेकानंद परचेज गुड फ्रॉम यूएसए एंड सोल्ड इट टू जॉर्ज इन कनाडा विदाउट ब्रिंगिंग द गुड इन इंडिया, द ट्रांजेक्शन इज नादर सप्लाई ऑफ गुड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। अब ये इनबाउंड सेल क्या होता है, होता क्या है ना, मान लो ये कस्टम है, स्टेशन है, यहाँ जब शिप आके लगा, ठीक है, जैसे ही जहाज यहाँ आके लगा, सामान उतरा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने क्या किया कि साहब एक काम करो, ये साहब थे, इनको बोला एक काम करो साहब, मेरा सामान ना यहाँ वेयर हाउस में रखवा दो। अब ये सामान वेयर हाउस में रखवाना था, साहब ने कहा एक काम करो, इन बॉन्ड बिल भर दो, इन बॉन्ड बिल कहा जाता है, ठीक है। जब मैंने इन बॉन्ड बिल भर दिया, मेरा सामान यहाँ रखा गया। अब मैंने क्या किया ना, मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैं गया मैं गया बी के पास, मैंने कहा ये सामान खरीद ले, मंगा तो लिया मैंने, पैसे नहीं है मेरे पास। इसने कहा ला दे दे, ठीक है, ये सामान ही पड़ा हुआ है। मैंने जब सामान इसको बेचा ना, बी को,
ये सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जब बी बाहर निकाल के बेचने जाएगा ना तो सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और जब बी बाहर निकालेगा तभी उस पर जीएसटी लग जाएगा, नो डाउट। जैसे ही बी बाहर निकालेगा उस पर जीएसटी लगेगा, तो कस्टम जैसे भी गुड्स बाहर निकालने के टाइम जीएसटी लगते हैं, ठीक है। वही है, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है फॉर होम कंजम्पशन। जब सामान को बाहर निकालना होगा ना तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फॉल होगा, एक्स बॉन्ड बिल यहाँ पे कहा जाएगा उसको, ठीक है, समझ गया। तो राधेश्याम imported some goods in India but kept the goods in custom bonded warehouse without clearing it for home consumption। बोला नहीं ले गया, पैसा नहीं होगा। In the meantime, Radheshyam sold these goods to Sitaram while they were in warehouse। This transaction between Radheshyam and Sitaram is neither supply of good nor supply of service। इसलिए क्लियर किया कि ये जो मैं था और ये जो बी था, हम दोनों यही थे, समझे, हम दोनों तो यही थे ना। इसलिए बोला कि ठीक है भाई तुम दोनों यही थे, फिर भी तुम लोगों को छूट दे रहे हैं, ठीक है। जब तक वो सामान यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक ये सामान यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा ना, जीएसटी अप्लाई नहीं होगा, नहीं समझे। इंडिया का पार्ट तब बनता है ना गुड, जब ये सामान यहाँ कस्टम स्टेशन से कस्टम ड्यूटी पे होने के बाद इंडिया में इंटर करता है, तब वो इंडियन गुड्स का मास बनता है, तब उस पर जीएसटी लगता है। जब तक कोई गुड इंडियन गुड्स नहीं बनेगा ना, एक बार जब आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दिया, वो गुड्स को बोलते हैं लोग इंपोर्टेड गुड्स, गलत है बोलना। एक बार ड्यूटी पे हो गया तो इंडियन गुड्स है वो, ठीक है। तो ये जब तक इंडियन गुड्स ना बनेगा ना गुड्स, तब तक जीएसटी नहीं लगता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इम्पोर्टेड गुड को बेच दिया, लेकिन जैसे ही सामान यहाँ से बाहर निकालेगा बन जाएगा इंडियन गुड, अब इसको जीएसटी पे करना है, ठीक है। अब ये हाई सी सेल क्या होता है, ये भी कॉमन है। यहाँ तो वेयर हाउस में रखवा दिया ना, अब फिर क्या होगा ना, मेरा वही कस्टम स्टेशन था, ये जहाज अभी पानी में ही घूम रहा था मेरा, अभी इंडिया के आसपास भी नहीं था, तब मैंने बेच दिया, ठीक है। उस बीच में अगर मैंने बेच दिया ना तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, वही कहा गया। तो 3 केसेस हैं जो कस्टम के रिलेटेड है। पहला तो आउट एंड आउट, बाहर से बाहर ही बेच, लंदन से अमेरिका को बेच रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, सामान यहाँ मंगा तो लिया लेकिन वेयर हाउस में रखवा दिया, फिर बेच रहा हूँ, ठीक है। तीसरा, अभी तो जहाज इंडिया के आसपास भी नहीं आया था, फिर भी बेच रहा हूँ, कैसे, इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के थ्रू, यहाँ भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। हाई सी सेल कहा गया उसको, ठीक है। अब नन सप्लाई नोटिफाइड वाइड नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ सप्लाई को नोटिफाई किया गया है, ठीक है, जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सबसे पहला है सर्विस बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू अ फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत। पंचायत को जो फंक्शन, म्यूनसिपैलिटी का जो फंक्शन है ना, वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स होगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस। देखते हो पंचायत आपको या म्यूनसिपैलिटी में कहीं शहर में होगा तो वाटर बोर्ड, ये आपको सप्लाई वाटर सप्लाई करता है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, यही करना चाह रहा है सिंपल सिंपल। कभी कभी गुड्स भी सप्लाई करते हैं पंचायत, ठीक है, इस पर भी आपको जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, इसी में तो अभी गए हुए हैं जेल सिसोदिया जी, ठीक है। तो अब पता नहीं, नो डाउट हो सकता है कि अभी तो कोर्ट बताएगा ना, कोर्ट जाने का, समझने के लिए आपको बोल रहा हूँ। यही वो केस है जो उन पर अभी चल रहा है मेरे ख्याल से, हो सकता है, आई एम नॉट कंफर्म, बट मेरे ख्याल से यही वो केस है जो उन पर चल रहा है। ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट आर ट्रीटेड नादर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। होता क्या है ना, अल्कोहलिक लिकर बेचने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है, और ये लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट देती है। मतलब दारू का दुकान खोलने के लिए या दारू का ठेका खोलने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से। ये जो लाइसेंस है ना, ये बेसिकली आपने ऊपर पढ़ा है, सप्लाई ऑफ सर्विस में है लाइसेंस देना, राइट टू यूज देना, लाइसेंस राइट टू यूज। तो ये वाला चीज जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो लाइसेंस देगा,
ये भी neither a supply of goods nor a supply of service। ठीक, समझ गए? अब ये सर्कुलर के द्वारा बताया गया, क्या बताया गया? इंटर स्टेट मतलब ए से बी स्टेट में वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, ए से बी स्टेट में अगर कोई ट्रेन, बस, ट्रक, टैंकर, ट्रेलर, वेसल, कंटेनर, एयरक्राफ्ट मूव करता है, ठीक है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। होता क्या है ना, जैसे ही आप इंटर स्टेट सप्लाई में पढ़िएगा तो पता चलेगा जीएसटी इस पर बिना लिमिट का है। लिमिट मतलब अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई किया तो थ्रेशोल्ड लिमिट 0 हो जाता है इंटर सप्लाई ऑफ गुड। अगर ये सेक्शन नहीं लाया जाता, अगर ये सेक्शन नहीं लाया जाता तो होता क्या, बाय द वे बस है, ये बस मान लीजिए यहाँ से लोगों को उठाया, अब इसे मान लीजिए ये यहाँ पर दिल्ली में था, अब ये दिल्ली से आगरा जा रहा था, अब जैसे ही दिल्ली से आगरा जा रहा था, जैसे ही आगरा एंटर करता, आगरा गवर्नमेंट आती और बोलती क्या, ला मेरे पैसे ला, जीएसटी ला इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। बोला गुड्स, बोला हाँ ये ट्रक गया ना तेरा, ये बस गया ना तेरा, ये बस गुड है ना, ये बस गुड है, इसका मूवमेंट हो गया तेरा, दिल्ली से यहाँ आ गया तू, ला जीएसटी दे मेरे को, जीएसटी दे, क्योंकि क्यों, ये गुड्स आया ना मेरे स्टेट में, इंटर स्टेट सप्लाई मान लेता। मतलब कहानी बता रहा हूँ समझने के लिए, इसलिए ही सेक्शन लाया गया, बोला गया कैरिंग गुड्स और पैसेंजर और बोथ। अगर ये गाड़ी सिर्फ पैसेंजर कैरी करके जा रहा है तो भाई साहब इसको सप्लाई ना माना जाए, ठीक है, समझ गए? या फिर रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जा रहा है, बोलता कि चलो गाड़ी यहाँ से बेचते हैं, वहाँ आगरा में बहुत अच्छा मैकेनिक है, रिपेयर हो जाएगा। अब फिर गम बोलते ला टैक्स ला, बोलता क्यों, बोला तेरा गाड़ी मेरे देश मेरे स्टेट में आ गया ना, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया, इंटर स्टेट हो गया, सप्लाई हो गया, ला जीएसटी दे। अब तो लिमिट ही नहीं है, बस का जितना वैल्यू होगा उस पर जीएसटी ला, ठीक है। तो इसी को क्लियर किया गया कि भैया अगर ट्रेन, बस, ट्रक, टैंकर, ट्रेलर, वेसल, कंटेनर, एयरक्राफ्ट कैरिंग गुड्स और पैसेंजर ऑफ बोथ फॉर रिपेयर और मेंटेनेंस अगर मूवमेंट कर रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो सप्लाई ना माने, ठीक है। हाँ, लेकिन वही रिपेयर मेंटेनेंस जो होगा उस पर तो सप्लाई मानेगा। अब रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस है ना, वो तो जो भी पर्सनल सर्विस देगा रिपेयर मेंटेनेंस का उसको जीएसटी चार्ज करना है, अगर वो लाइबल है तो, मैं रजिस्टर्ड है तो, ठीक। फिर वही चीज इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ रिग, टूल्स, स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील, ठीक है। अब हुआ क्या कि इंटर स्टेट मूवमेंट हुआ रिक्स का, टूल्स का, स्पेयर्स का, फिर वही चीज इंटर स्टेट सप्लाई मान ली, ला जीएसटी दे, ठीक है। तो इसी सब चीज को कंट्रोल करने के लिए कहा गया कि भैया इस तरह के मूवमेंट को सप्लाई ना माना जाए, कब तक, जब तक फर्दर सप्लाई ना हो। अब सही में सप्लाई किया तो मानेगा ही सप्लाई ना, लेके जा रहा था अपने काम के लिए तब नहीं मानेगा सही, ठीक है। सच इंटरस्टेट मूवमेंट shall be treated neither as supply of good or supply of service and consequently no IGST would be applicable, ठीक है। अब देखिए, अब तक हम लोगों ने क्या समझा कि डिटरमाइन वेदर अ गिवन एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं। जैसे पहले पढ़ा 3 पैरामीटर, फिर पढ़ा डीम्ड सप्लाई जिसमें कंसिडरेशन नहीं हो फिर भी सप्लाई होगा, कंसिडरेशन हो तो सप्लाई होवे करेगा, नहीं हो फिर भी सप्लाई होगा, ठीक है।
फिर हमने पढ़ा वो एक्सेप्शन, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, जो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक्सेप्शन था। उसके बाद हमने शेड्यूल 1 पढ़ा, शेड्यूल 1 तो हो ही गया, शेड्यूल 2 पढ़ा। शेड्यूल 2 में हमने पढ़ा क्या होगा सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या होगा सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर शेड्यूल 3 पढ़ा जो कहा सप्लाई होगा ही नहीं। ये सब तो हो गया। अब क्या हमें पता करना है ना, क्या जीएसटी हो लगेगा कि नहीं। तो जीएसटी तभी लगेगा ना जब पर्सन क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा, सप्लाई रजिस्टर्ड होगा। तो वही कहा गया सप्लाई मस्ट बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, और सप्लाई मस्ट बी अ टैक्सेबल सप्लाई। ये ना हो कि एग्जाम सप्लाई हो, नॉन जीएसटी सप्लाई हो। सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई हो, सप्लाई जो कर रहा टैक्सेबल पर्सन हो। अर्थात कहने का ये सप्लाई अट्रैक्टिंग जीएसटी कैन बी मेड टू अ नॉन टैक्सेबल पर्सन, बट सप्लाई जो दे रहा है, जो सप्लाई कर रहा है, उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ठीक है, वो लायबल होना चाहिए, उस पर लेवी होना चाहिए, वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, अब टैक्सेबल पर्सन क्या है, पर्सन जो रजिस्टर्ड है या लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। 22 में होता है रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड लिमिट, ये सब 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, hence a person who is liable to be registered but does not take registration and remain an unregistered person, भले ही वो पर्सन जो लायबल रजिस्टर्ड होने के लिए बट उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, वो टैक्सेबल पर्सन है। और वो पर्सन जो लायबल था रजिस्टर के लिए बट रजिस्ट्रेशन लायबल नहीं था रजिस्ट्रेशन के लिए बट रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो वो भी टैक्सेबल पर्सन है। टैक्सेबल सप्लाई क्या है, टैक्सेबल सप्लाई क्या है, अभी तो पढ़ा हमने सब कुछ। टैक्सेबल सप्लाई क्या है, ध्यान क्या देना है ना। Exempt supply means supply of any goods or service or both which attract nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax। तो जो हम लोग कंफ्यूजन होता है ना कि नील रेट टैक्स जिस पे लग रहा है, नील मतलब जीरो रेट टैक्स, वो क्या है, एग्जाम्प्ट है क्या, तो वो भी एग्जाम्प्ट में आता है। नील रेट टैक्स भी एग्जाम्प्ट में आता है। ठीक है, जीरो रेट टैक्स एग्जाम्प्ट में आता है और होली एग्जाम्प्ट है ये। ठीक है, अंडर सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट और अंडर सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट एंड इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो देखिए एग्जाम्प्ट सप्लाई को कितना बड़ा ब्रॉड डेफिनेशन है एग्जाम्प्ट सप्लाई का। एग्जाम्प्ट सप्लाई 0% वाला को इंक्लूड करेगा, एग्जाम्प्ट सप्लाई अपना जो एग्जाम्पशन लिस्ट है उसको भी इंक्लूड करेगा, और एग्जाम्प्ट सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब शेड्यूल 3, अल्कोहल, पेट्रोलियम, इन सबको कवर करेगा। एग्जाम्प्ट सप्लाई इन सबको साथ लेके चलेगा। खैर पेट्रोलियम तो आउटसाइड द अभी एम्बिट में है, लेकिन इन सबको साथ लेके चलता है वो। ठीक है, आगे देखिएगा आईटीसी का जब चैप्टर आएगा तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम देगा ये। ठीक है, अब आज के लिए यही एंड करते हैं, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, और वो जो क्लैरिफिकेशन है एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू टॉलरेट एन एक्ट टू डू एन एक्ट, हम लोग बाद में करेंगे।